नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं अजीत सर और आज हम आपकी कक्षा 12वीं सेमेस्टर 4 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पढ़ने जा रहे हैं, नींव रखने वालों का गीत, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। बच्चों, ये कविता सिर्फ परीक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। सोचो, अगर इस कविता से सवाल आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो एग्जामिनर कहेगा, अरे भाई नींव ही कमजोर है और नंबर कट जाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां हम कविता को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि जिएंगे, हंसेंगे और सीखेंगे। कवि परिचय। तो चलिए पहले हमारे कवि साहब से मिल लेते हैं, गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इनके पिता देवीचरण माथुर एक स्कूल अध्यापक थे और माता लक्ष्मी देवी भी पढ़ी लिखी थीं। मतलब घर में शिक्षा का एकदम प्योर वेज वातावरण था। इनके पिताजी खुद भी कविताएं लिखते थे, तो माथुर जी को काव्य और संगीत का प्रेम पैतृक संस्कार के रूप में मिला। जैसे आपको अपने पापा से कभी कभी पॉकेट मनी मिलती है, वैसे ही इन्हें कविता का हुनर मिला। माथुर जी ने 1938 में लखनऊ से अंग्रेजी में एमए किया, फिर एलएलबी और दिल्ली में शकुंत माथुर से शादी की। शकुंत माथुर भी खुले विचारों वाली कवयित्री थीं। मतलब घर में दो दो कवि, सोचो चाय पर भी तुकबंदी होती होगी। चाय में चीनी कम है, कविता में दम है। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी अनेक कृतियों से समृद्ध किया है। उनकी रचनाओं में एक नई ताजगी और बांकपन मिलता है। माथुर जी प्रगति और प्रयोगवादी धारा दोनों से प्रभावित थे। मार्क्सवाद का भी उन पर प्रभाव था। उनकी प्रमुख कविताएं हैं मंजीर, नाश का निर्माण, धूप के धान, जन्म कैद, मुझे और अभी कहना है, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना आदि। 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं से हमें सोचने पर मजबूर किया, नए नए प्रयोग किए और हमें बताया कि जिंदगी की नींव कैसे रखी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको पढ़ाने के नए नए तरीके बताता हूं। चलिए अब कविता की एक एक लाइन को समझते हैं। तैयार हैं? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम कविता के गहरे अर्थों में गोता लगाने वाले हैं। कविता का सरलार्थ और भावार्थ। माथे पर न रखो हाथ, जरा कुछ और तपने दो, आंखों में न पलकों को उतारो, रात शमजा नींद के अंकुर पनपने दो। यहां कवि कह रहे हैं कि अभी चिंता मत करो, माथे पर हाथ रखकर सोचने का समय नहीं है। अभी तो हमें और मेहनत करनी है, खुद को और तपाना है। जैसे लोहार लोहे को तपाकर मजबूत बनाता है, वैसे ही हमें खुद को मजबूत बनाना है। कवि ये भी कह रहे हैं कि अभी रातों को पलकें गिराकर सोने की जल्दी मत करो। जो मेहनत से थकावट के बाद नींद आती है, शमजा नींद, उसे अभी थोड़ा और अंकुरित होने दो। मतलब अभी पूरी तरह से आराम मत करो, अभी और काम बाकी है। कवि यहां उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वे हमें सिखा रहे हैं कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, जागना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये उन नींव रखने वालों की भावना है जो जानते हैं कि इमारत की मजबूती के लिए पहली ईंट कितनी महत्वपूर्ण है। सोचो, जब आप एग्जाम से पहले रात भर जागकर पढ़ते हो, सुबह आंखें लाल होती हैं, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन मन में एक संतोष होता है कि हाँ, मैंने मेहनत की है। वो जो थोड़ा और तपने दो वाली फीलिंग है ना, वो यहीं से आती है। या फिर जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो शुरुआती दिनों में उसे दिन रात काम करना पड़ता है, तब वो नहीं सोचता कि अरे यार मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई। वो कहता है अभी तो बस शुरुआत है। जैसे मान लो आप पबजी खेल रहे हो और पता है कि एक ही एनिमी बचा है, क्या आप कहोगे अरे यार मैं तो थक गया, अब सो जाता हूं? नहीं, आप कहोगे थोड़ा और तपने दो, जब तक चिकन डिनर ना मिल जाए। हुई है लाल आंखें, इन्हें थोड़ा और जलने दो, दहन के खारे पानी से समय की कोर सजने दो। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें मेहनत और नींद की कमी से लाल हो गई हैं, इन्हें थोड़ा और जलने दो। मतलब अभी और परिश्रम करो। ये जो मेहनत का पसीना और आंसू हैं, ये खारे पानी की तरह हैं जो समय के किनारे को सजा रहे हैं। ये पसीना और आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, बल्कि ये तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाएंगे, उसे तराशेंगे। कवि उन मेहनती लोगों की पीड़ा और समर्पण को दर्शा रहे हैं। वे जानते हैं कि ये दर्द और त्याग कितना गहरा है, लेकिन साथ ही वे हमें ये भी बता रहे हैं कि यही दर्द आगे चलकर सफलता की सीढ़ी बनता है। ये एक तरह से जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा वाली बात है, लेकिन यहाँ गुड़ की जगह पसीना है। जब कोई एथलीट ओलंपिक की तैयारी करता है तो उसकी आंखें भी लाल होती हैं, शरीर में दर्द होता है। वो जानता है कि ये जो दर्द है, ये उसके मेडल जीतने के रास्ते का हिस्सा है। या फिर जब कोई वैज्ञानिक किसी नई खोज के लिए रात दिन लगा रहता है, उसकी लैब में उसकी आंखें जलती रहती हैं, लेकिन वो जानता है कि एक दिन उसकी खोज से दुनिया बदलेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गणित के सवालों को हल करते करते थक जाते हो, आंखें जलने लगती हैं, लेकिन जब सवाल हल हो जाता है तो जो खुशी मिलती है वो इन सब दर्द को भुला देती है। जैसे बचपन में मम्मी कहती थी, बेटा रोने से आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन कवि कह रहे हैं, अरे भाई
आंखें लाल करो, ये मेहनत की लाली है। सहज का सुख नहीं मंजूर, छोटी तृप्तियां बेकार, उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार, तुरत की चैन रंगीनी सभी निस्सार। कवि कह रहे हैं कि हमें आसानी से मिलने वाला सुख मंजूर नहीं है। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला संतोष बेकार है। जब तक हमारी मेहनत से एक नया संसार, एक नई व्यवस्था, एक नई उम्मीद खड़ी न हो जाए, तब तक तुरंत मिलने वाला आराम और मौज मस्ती सब व्यर्थ है, उसका कोई मोल नहीं। ये पंक्तियां बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए बड़े त्याग की बात करती हैं। कवि हमें बता रहे हैं कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे सुखों और क्षणिक आराम को छोड़ना पड़ता है। ये उन आदर्शवादी लोगों की भावना है जो तात्कालिक लाभ से ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं। सोचो, एक छात्र है जो डॉक्टर बनना चाहता है। अगर वो अभी दोस्तों के साथ घूमने चला जाए, मूवी देख ले, तो उसे छोटी सी खुशी मिलेगी। लेकिन वो जानता है कि अगर वो अभी पढ़ाई करेगा तो भविष्य में एक डॉक्टर बनकर कई लोगों की मदद कर पाएगा। वो है नया संसार। छोटे मोटे सुख तो मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़ी उपलब्धि की खुशी होती है वो अनमोल होती है। जैसे कोई बच्चा जब माँ से कहता है, माँ मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, मैं तो सोऊंगा, तो माँ कहती हैं, छोटे सुख छोड़ बेटा, पढ़ाई कर, बड़ा आदमी बन। मिलाना खींच, छोटी डोर के दो छोर लगाना गांठ मुश्किल है, किसी की पहनकर उतरन समझना पा लिया। त्रिभुवन मुलम्मा भुलावा छल है, असल सुख के लिए मेहनत। कवि कह रहे हैं कि किसी छोटे से लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक छोटी डोर के दो छोरों को मिलाकर गांठ लगाना मुश्किल होता है, वैसे ही छोटे और तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करने में भी चुनौतियां आती हैं। और किसी और की बची हुई चीज़ों को पहनकर, मतलब किसी और की सफलता पर इतराकर, ये समझना कि हमने सब कुछ पा लिया है, ये सिर्फ एक ऊपरी दिखावा है, एक धोखा है, एक छल है। असली खुशी और संतोष तो कड़ी मेहनत से ही मिलता है। कवि यहाँ नकल करने वालों और दूसरों की सफलता पर जीने वालों पर कटाक्ष कर रहे हैं। वे हमें मौलिकता और आत्मनिर्भरता का महत्व समझा रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरों के रास्तों पर चलकर हम कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। असली सुख तो अपने हाथों से बनाए हुए रास्ते पर चलकर मिलता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एग्जाम में चीटिंग करके पास हो जाओ। आपको लगेगा कि आप पास हो गए, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है, असली ज्ञान तो मिला ही नहीं। जब असली जिंदगी की परीक्षा आएगी तब पता चलेगा कि वो त्रिभुवन तो बस एक मुलम्मा था। या फिर कोई बच्चा कहे कि मेरे दोस्त के पास नई साइकिल है, मैं भी चला लेता हूं, लेकिन जब तक उसकी अपनी साइकिल नहीं होगी उसे असली खुशी नहीं मिलेगी। अजीत सर का फंडा, अपने दम पर जीतो, उधार की जीत से ज्यादा अपने पसीने की हार अच्छी है। पसीने से बनेगा पथ, थकन है खींचने की, इसलिए छूट जाएगा क्या, राह में ही सूर्य निर्मित रथ। कवि कह रहे हैं कि सफलता का रास्ता हमारे पसीने से बनेगा, हमारी मेहनत से बनेगा। इस रास्ते को खींचने में, इसे बनाने में भले ही बहुत थकावट हो, बहुत संघर्ष हो, लेकिन क्या इस थकावट की वजह से हम उस सूर्य निर्मित रथ को, यानी अपने बड़े सपने को, अपने महान लक्ष्य को बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे? नहीं। कवि हमें दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का महत्व समझा रहे हैं। वे प्रेरणा दे रहे हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, कितनी भी थकावट हो, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। ये उन लोगों की भावना है जो जानते हैं कि मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, रास्ते में थक जाते हो, पसीना आता है, लेकिन क्या आप बीच में ही रुक जाओगे? नहीं, आप सोचोगे इतनी दूर आ गया हूं, अब तो चोटी पर जाकर ही दम लूंगा। वो सूर्य निर्मित रथ आपका वो सपना है जिसे आपने देखा है, जैसे IAS बनना, डॉक्टर बनना। जैसे विराट कोहली कहते हैं, पसीना बहाओ, थक जाओ, लेकिन मैदान मत छोड़ो। इसी से जिंदगी की तिक्त कड़वी कटीली अनुभूति मन में और पचने दो हमारे दर्द दुख संघर्ष की मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो। कवि कह रहे हैं कि जीवन की जो कड़वी तीखी और कष्टदायक अनुभूतियां हैं, उन्हें अपने मन में और गहराई तक पचने दो। मतलब इन अनुभवों से सीखो, इन्हें अपने भीतर आत्मसात करो। हमारे दर्द दुख और संघर्षों से बनी इस मजबूत नींव पर ही आने वाली नई पीढ़ी का भविष्य संवरने दो। हमारे त्याग और मेहनत से ही उनके लिए एक बेहतर दुनिया बनेगी। यह कविता का सबसे भावनात्मक और प्रेरक हिस्सा है। कवि यहाँ बलिदान और अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं। वे हमें समझा रहे हैं कि हमारे आज के संघर्ष कल दूसरों के लिए अवसर पैदा करेंगे। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का संदेश है। सोचो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी तिक्त कड़वी अनुभूतियां सहीं। उन्हीं के दर्द और संघर्षों की मजबूत छाती पर आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। या फिर आपके माता पिता जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने कष्ट सहते हैं ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सको, अच्छी शिक्षा पा सको। उनकी मेहनत ही आपकी नई पीढ़ी को संवार रही है। जैसे आपके मम्मी पापा कहते हैं, बेटा हम तो जैसे तैसे जी लिए, अब तुम अपनी जिंदगी संवारो। ये वही वाली फीलिंग है। तो देखा बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर की ये कविता नींव रखने वालों का गीत हमें क्या सिखाती है।
ये हमें बताती है कि जीवन में कुछ भी बड़ा पाने के लिए, एक मजबूत नींव बनाने के लिए हमें आराम और छोटे सुखों को छोड़ना पड़ता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, दर्द और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ये सब सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए जरूरी है। ये कविता हमें सिखाती है कि असल सुख तात्कालिक नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों के लिए रास्ता बनाने में है। इसका ओवरऑल मैसेज यही है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन फल जरूर मिलेगा, वो भी मीठा वाला। तो अगली बार जब आलस आए या मन करे कि थोड़ा आराम कर लूं, तो याद करना नींव रखने वालों का गीत और जुट जाना अपने काम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही और मज़ेदार पढ़ाई वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।